हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना एक नया टॉपिक और नए संविधान के साथ, जहां हमने ब्रिटेन के संविधान की विशिष्ट व्यवस्थाओं के बारे में ज्ञान हासिल कर लिया था और उसी क्रम में हमने मेन टॉपिक पहले पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी, उसके विशेष टॉपिक जो ब्रिटेन के संविधान को विशेष महत्व प्रदान करते हैं, उनके बारे में भी हमने ज्ञान हासिल कर लिया था। आज हम अमेरिका के संविधान की ओर रुख कर रहे हैं और अमेरिका के संविधान की जो विशिष्ट व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या है? तो आज हम अमेरिका के संविधान में संघवाद को ले रहे हैं कि अमेरिका का जो संघवाद है वो किस रूप में पॉपुलर है और क्यों उसमें, जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था की बात हो रही है तो संघवाद की बात हो रही है। आप भली भांति परिचित है कि संघवाद क्या है। भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इन दोनों में क्या आप लोग को समझ आता है कि संघात्मक शासन का सीधा साधा अर्थ होता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, कि जब शक्तियों को विकेंद्रित कर दिया जाता है, यानी उसका एकत्रीकरण केंद्र में नहीं होकर उसे राज्यों में भी फैला दिया जाता है, तो उस शासन व्यवस्था को संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो अमेरिका में ये संघवाद क्या है और क्यों ये वहां पर पॉपुलर हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा हमको ज्ञात है कि अमेरिका का नाम USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो ये क्या है? यूनाइटेड, संयुक्त, स्टेट, राज्यों को संयुक्त किया गया है और फिर अमेरिका बना। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के राज्यों ने मिलकर एक अमेरिका की स्थापना की, जो काफी शक्तिशाली, सुदृढ़ और एकता का परिचय बना। जैसा ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटेन की संसद अन्य संविधानों की जननी बना, तो जननी बनने का अर्थ यह है कि उद्गम स्रोत ब्रिटेन रहा। वैसे ही संघवाद की जब हम बात करते हैं तो संघवाद अमेरिकी शासन प्रणाली का जन्मदाता है। तो सबसे पहले अमेरिका में ही संघवाद की स्थापना हुई थी, इस संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी। हमें मालूम है कि अमेरिका का संविधान 1787 ईस्वी में सबसे पहले लिखित लोकतांत्रिक रूप में सामने आया था, यानी बहुत वर्ष पुराना संविधान है। 1787 ईस्वी में प्राचीनतम लोकतंत्र है। उस समय मात्र 13 राज्यों ने मिलकर, उस समय कितने राज्य थे 1787 में? मात्र 13 राज्यों ने मिलकर अपने आप को संयुक्त किया, एकत्रित किया और फिर उसका नाम रखा संयुक्त राज्य अमेरिका, कि अमेरिका में राज्यों का समूह है। तभी से संघवाद की स्थापना हो गई थी। यदि हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में वहां धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50 राज्य हो गए हैं और इन 50 राज्यों को आज भी मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम दिया जाता है। तो संघवाद का जन्मदाता अमेरिका है और 1787 ईस्वी में संघवाद का प्रारंभ अमेरिका में हो चुका था। क्यों संघवाद वहां पर अपनाया गया, क्यों संघवाद को महत्व दिया गया? तो ये बात जब आती है तो प्रश्न उठता है कि कुछ ना कुछ तो विशेष कारण रहे होंगे जिसकी वजह से अमेरिका जैसे शक्तिशाली और सुदृढ़ राष्ट्र ने इस व्यवस्था को अपना रखा है। तो कुछ विशेष कारण रहे होंगे। तो कारणों को जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहे, क्यों संघवाद को अमेरिका में अपनाया गया। तो पहला आंसर निकल के आता है कि स्थानीय प्रशासन को महत्व मिले, कि स्थानीय प्रशासन जो होता है, कि जैसे शासन 3 भागों में विभाजित होता है, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय।
कि ये जो स्थानीय प्रशासन है, प्रांतों का भी तीसरा भाग जो है, ये जो विभाजन है वो कहीं ना कहीं हमको नजर आना चाहिए। तो ये विभाजन जो हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है 3 भागों में, वो जो है उस स्थानीय प्रशासन की पहचान होनी चाहिए कि प्रशासन है लेकिन उसके पास यदि शक्तियां नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अपनी छवि को धूमिल कर बैठता है। तो ऐसे समय में प्रशासन के पास, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे से वो राज्य हो, चाहे से वो स्थानीय हो, इन तीनों ही प्रशासन को अपनी पहचान मिलना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम संघवाद की बात करते हैं तो केवल केंद्र और राज्य की बात कर रहे हैं। तो राज्यों को अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए या वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, राज्यों का प्रशासन है, उसे अपनी पहचान या गरिमा बनाने के लिए संघवाद की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरी बात आती है नागरिक प्रशिक्षण, कि नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए वहां का जो प्रशासन है वही भागीदार बनता है, वही वो शामिल होता है जनता की समस्याओं में और समस्याओं के निवारण में। तो दोनों जगह जनता के साथ वहां का स्थानीय प्रशासन जब जुड़ जाता है तो जनता को प्रशिक्षित करना आसान हो जाता है। तो संघवाद की एक मुख्य जो बात थी, विचार था, वो इस विचार से भी जुड़ा हुआ है। तीसरी बात हम ये करते हैं कि राजनीतिक दलों का विकेंद्रीकरण, केंद्रीय शासन से मुक्ति, कि जितने भी राजनीतिक दल उस समय मौजूद थे संघवाद के प्रारंभ में, उन राजनीतिक दलों का ये मानना था कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यदि शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ तो सारी शक्तियां केंद्र में स्थापित हो जाएंगी, और केंद्र में स्थापित होने का अर्थ ये होता है कि हमें केंद्रीय शासन से कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से विकेंद्रीकरण राजनीतिक दलों की एक प्रमुख मांग रही थी कि शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का फैलाव आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। तीसरी बात है विकेंद्रीकरण मानो स्वतंत्रता का प्रतीक हो, कि उस समय मानो लोगों में ऐसी बात या ऐसी धारणा घर कर गई थी और उन्हें ऐसा नजर आने लगा था कि मानो जो यदि हम केंद्रीकृत शासन में रहे तो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता का हनन होगा, और इस स्वतंत्रता के हनन को वो नहीं चाहते थे। कि स्वतंत्रता का प्रतीक ही उन्हें ये नजर आता था कि हम केंद्रीय शासन से अलग रहे तो हम अपनी स्वतंत्रता को जाहिर कर सकते हैं। अगला विचार है कि अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत ही व्यापक है, तो विशाल क्षेत्रफल में केंद्र सरकार की पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इतने बड़े विशाल क्षेत्रफल तक हर बात नागरिकों तक पहुंचाना और नागरिकों की सामान्य समस्याओं को और उनके समाधानों को प्रशासन को फैलाने में काफी तकलीफ महसूस हो सकती थी। इसी वजह से ये जो विशाल क्षेत्रफल था उसकी जरूरत थी कि संघवाद को अपनाया जाए। और उसके बाद में यदि हम देखते हैं कि सिर्फ संघवाद शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही नहीं है, लेकिन विकेंद्रीकरण के साथ साथ उस राष्ट्र की एकता का भी परिचय होना चाहिए और राज्य का अस्तित्व भी उस समय बना रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र विशाल राष्ट्र है, शक्ति का प्रदर्शन होता है। तो इस समय यदि उनको एकता का अभाव मिला तो फिर वो राष्ट्रीय एकता का अभाव कहीं ना कहीं विश्व में उसकी छवि खराब कर सकता था। और दूसरी ओर राज्यों को अपनी अलग पहचान का भी उतना ही ज्ञान था कि हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखकर केंद्र के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। तो ये मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से अमेरिका में संविधानवाद को या संघवाद को अपनाया गया था। अमेरिका में संघवाद की जो स्थापना की गई उसके बाद में वहां के संघवाद की कुछ विशिष्ट विशेषताएं रही,
जिनका ज्ञान हासिल करना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये विशेषताएं कौन कौन सी रही उसे हम पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। कि संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी सरकारी पद या जितनी भी शक्तियां, जितनी भी पदाधिकारियों को जो शक्तियां प्रदान है, सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निम्न अधिकारियों तक, वो सभी संविधान के अनुसार ही प्रदत्त की गई है। इसलिए संविधान ही सबसे ऊपर है, यानी कि समस्त जो अधिकारी होते हैं वो सब संविधान के अधीन रहकर ही कार्यरत होते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए। इसलिए भी अमेरिका में संघवाद की स्थापना की गई। इसलिए संविधान में वहां पर लिखित रूप से ये बात कही गई है अनुच्छेद 6 में कि अमेरिका में लिखित कानून है, ये हम सभी को ज्ञात है। अतः संविधान की अनुच्छेद 6 में लिखा है कि जो भी कानून संविधान के विरुद्ध है वे लागू नहीं हो सकेंगे। तो जो संविधान के विरुद्ध कानून है उन सबको लागू नहीं किया जा सकता। अतः संविधान की सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका। हमें ज्ञात है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का सीधा सीधा अर्थ है कि सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पूर्ण पृथक्करण या पूर्ण विभाजन। तो संघवाद में ये भी एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि वहाँ की जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से इस बात की देखभाल करती है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों को सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही, या व्यवस्थापिका अपने कार्यों को सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, तो दोनों ही जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है अपने कार्यों को कहीं भी अतिक्रमण ना करे, अपनी शक्तियों का जो दुरुपयोग ना करे। तो इस तरह से निष्पक्ष होकर न्यायपालिका वो पूरे निर्णय देती है, जिसकी वजह से वहां पर स्वतंत्र और सशस्त्र न्यायपालिका बनी हुई है। संघवाद की तीसरी विशेषता दोहरी नागरिकता कही जा सकती है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी संघवाद की विशेषताओं में श्रेष्ठकर विशेषता मानी जाती है कि दोहरी नागरिकता की नागरिक अमेरिका का प्रथम नागरिक है और दूसरी नागरिकता उसे उस राज्य की नागरिकता प्रदान की गई है, जो संघवाद की एक प्रमुख विशेषता बनती है। तो ये दोहरी नागरिकता भी संघवाद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। और ये कहा गया है कि संविधान में जो नागरिक हैं वो एकता का प्रतीक भी बने रहे, क्योंकि वो पहले अमेरिका के नागरिक हैं और राज्यों की एकता के साथ साथ वो राज्य से भी पूर्ण रूप से जुड़ा रहे। दूसरी नागरिकता उसकी राज्य की नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान वहां के संघवाद की विशेषता रही है। अगली विशेषता है राज्यों के अपने अपने अलग संविधान वहां पर मौजूद है। हमें ज्ञात है कि अमेरिका विशाल भूखंड का स्वामी है, बहुत ही बड़ा विशाल भू प्रदेश उसके पास मौजूद है और इस भूस्वामी की वजह से वहां के राज्य भी काफी बड़े बड़े हैं, जिनमें यदि शक्तियों का विकेंद्रीकरण न हो तो राज्य की पकड़ या राज्य की मौजूदगी नागरिकों तक नहीं पहुंच पाती। शायद ऐसा हो सकता था, इसलिए वहां के राज्यों को अलग अलग संविधान बनाने की पूरी छूट दी गई है। तो ये संघवाद की विशेषता है कि राज्य अपनी स्वतंत्रता, अपनी परिस्थितियां, अपनी संस्कृति या अपनी धरोहर के रूप में, अपनी विरासत और परंपराओं के रूप में अपने संविधानों को अपना अपना अलग अलग रूप दे सकती है। अगली विशेषता है सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व।
इसका अर्थ ये होता है कि सीनेट क्या है। हमको ज्ञात है कि अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं और कांग्रेस के 2 सदन होते हैं। कौन सा? उच्च सदन सीनेट कहलाता है और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता है। तो सीनेट में राज्यों को भी समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है कि जब भी कभी कानून का निर्माण होता है तो उस कानून के निर्माण में राज्यों को भी समान वो दिया जाता है प्रतिनिधित्व, कि प्रत्येक राज्य, चाहे वो छोटा राज्य है चाहे से बड़ा राज्य है, दोनों राज्यों से, छोटे बड़े सभी राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि भेजने की वहां पर व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में जब तक राज्य के प्रतिनिधि किसी कानून का समर्थन नहीं करते तब तक 3/4 जो व्यवस्था है राज्यों के लिए, कि 3/4 जो प्रतिनिधित्व यदि राज्यों का होता है, स्वीकृति राज्यों से मिलती है, तभी वो कानून बनता है। सीनेट और जो वो है प्रतिनिधि सभा, दोनों ही अलग अलग राज्यों, अलग अलग सदनों में, दोनों ही सदनों में अलग अलग स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो ये भी क्या है, अमेरिका में संघवाद की एक विशिष्ट विशेषता है। अगली विशेषता है द्वैत शासन। इसे भी हम लोग परिचित है। द्वैत शासन का अर्थ होता है शासन को 2 भागों में विभाजित करना, केंद्र और राज्य। तो हमें ज्ञात है कि जहां पर शक्तियां ज्यादा होती हैं, जिनका संबंध पूरे राष्ट्र से होता है, वो शक्तियां केंद्र को दी जाती हैं। और जिन शक्तियों का संबंध केवल राज्यों से होता है और राज्य ही उन शक्तियों का पेड़ पर नियम बनाते हैं, कायदे कानून बनाते हैं, तो वो शक्तियां राज्यों के पास होती है। तो द्वैत शासन की विशेषता भी अमेरिका के संविधान में रही है कि शासन को 2 भागों में विभक्त किया गया और जो शक्तियां केंद्र के पास हैं उसका विवरण नहीं दिया गया, लेकिन जो शक्तियां केंद्र को नहीं दी गई वो सारी की सारी शक्तियां राज्यों की है। वहां पर द्वैत शासन व्यवस्था में किस चीज को अपनाया गया है, उस चीज को, एक सिद्धांत है जो द्वैत शासन व्यवस्था में अपनाया गया है, जिसे वो कहते हैं, जिसे वहां पर एक सिद्धांत के रूप में अपनाया गया है। और वो सिद्धांत क्या कहलाता है कि जो एक तो वो सिद्धांत वह सिद्धांत गणना व अवशेष का सिद्धांत मानते हैं। इसीलिए वहां पर शासन की शक्तियों को 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अगला विचार है संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। ये विशेषता भी वहां की विशिष्ट विशेषता है कि जब कभी भी कानून का निर्माण होता है तो कानून निर्माण के समय राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान में संशोधन में भी उतना ही महत्वपूर्ण भागीदार माना जाता है जितना कानून निर्माण के समय में। तो अमेरिका में ये विशेष व्यवस्था है कि संविधान संशोधन के लिए भी राज्य की 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है और संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 3/4 सदस्यों की स्वीकृति किसी भी कानून को संशोधित करने में चाहिए। यदि ये स्वीकृति नहीं मिलती है राज्य की या केंद्र की, तो वो कानून में संशोधन नहीं होता है। अगला है शक्तियों का वितरण। हमें ज्ञात है, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में शक्तियों का वितरण सूचियों के माध्यम से किया गया है। वो सूची है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। तो इन सूचियों का जो वितरण है भारत में जो अलग है, लेकिन अमेरिका में ये शक्तियों का वितरण किस रूप में होता है, वो एक सिद्धांत के रूप में अपनाया जाता है जिसे गणना व अवशेष सिद्धांत कहा जाता है। गणना
या अवशेष सिद्धांत, इसका अर्थ ये होता है कि जिन शक्तियों को केंद्र को सौंपा गया है या जिन शक्तियों को केंद्र को नहीं सौंपा गया है, वो सारी की सारी शक्तियां किसकी हैं? राज्यों की हैं। तो गणना यानी जिनकी गणना केंद्र सूची में नहीं हुई है, वो सारी की सारी जो अवशेष शक्तियां बचती हैं, गणना और अवशेष का अर्थ यही है कि जिसका गणना केंद्र सूची में नहीं हुआ है, जो बची हुई शक्तियां हैं, वो सभी शक्तियां राज्य की शक्तियों में शामिल है। और इस तरह से शक्तियों का जो विवरण है वो संविधान में पूर्ण रूप से लिखा गया है। तो अमेरिका में शक्तियों का वितरण गणना व अवशेष के सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित है कि वे सब शक्तियां जो संविधान द्वारा संघ को प्रदान नहीं की गई तथा जो उसके द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई है, क्रमशः राज्यों के लिए, जनता के लिए ही सुरक्षित है। तो राज्य की जनता पूर्ण रूप से इस पे डिपेंडेंट होती है कि जो भी शक्तियां केंद्र के पास नहीं है, वो सारी की सारी शक्तियां राज्य के अधीन आती हैं। तो इस तरीके से हमने इन 8 शक्तियों के विशेषताओं के द्वारा ये जाना कि अमेरिका में संघवाद मौजूद है और किस रूप में मौजूद है, इसकी विशेषताएं हमने आज पढ़ी है।